नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो यह वीडियो जो है एनएमएस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनएमएस एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। खास तौर से यह वीडियो स्पेशली मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो झारखंड में होता है, जिसका एग्ज़ाम जून में होना है, उसके लिए यह वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सूरत बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। इसको आपको नोट कर लेना है और निश्चित रूप से इसको पूरा याद कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो दूसरा प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी क्या है? तो देखिए, यह एक प्रकार का मशीन है जिससे परंपरागत तलकियों की उत्पादकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यह एक मशीन है, सीधा सीधा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न लेते हैं, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको निश्चित रूप से सभी प्रश्न इसी में से आएगा, तो इसलिए इसको पूरा देखना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था जमशेदपुर झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो देखिए, 1854 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है, पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो आप जानते हैं कालीकट बंदरगाह पहुँचे थे वास्को डिगामा नाम के भौगोलिक यात्री। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जामदानी क्या है? तो यह एक प्रकार का रेशमी साड़ी है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए हैं, लेकिन आपको परीक्षा में 4 ऑप्शन भी मिलेगा, और उसमें ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है जामदानी क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें एक रेशमी साड़ी भी रहेगा, तो रेशमी साड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो देखिए, सूती कपड़े छीट से संबंधित था कैलिको अधिनियम, जिसमें सूती कपड़े के निर्यात पर रोक लगा दिया था इंग्लैंड में। चलिए उसके बाद है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो यह हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये हो जाएगा बंगाल प्रांत में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? तो सूरत बंदरगाह कहाँ था? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 1857 के क्रांति को क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब जो हैं, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जो इनफील्ड नामक राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलने पड़ते थे। तो यही उसका प्रमुख कारण था, जिसका विरोध किया गया था सैनिकों के द्वारा, और पहली क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय सैनिक कहाँ जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे? तो भारतीय सैनिक जो है समुद्र के पार जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय या हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो ये अपनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम क्या था? तो पहले कौन से राज्य को ये विलय किया था अपने में? तो देखिए, पहले था सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद नागपुर, और उसके बाद अवध। उसके बाद है, चुटुपालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा, और माझी क्षेत्र में टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपालू घाटी में एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आपको अपने नोटबुक या कॉपी में लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के
बैरकपुर से। अगला प्रश्न है, बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। तो विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र है तो ये हो जाएगा बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिमी पंजाब, उसके बाद महाराष्ट्र, झांसी, हैदराबाद, कानपुर और लखनऊ। ये सभी क्या थे? 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। उस प्रमुख भारतीय नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले मंगल पांडे का नाम आएगा, उसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, उसके बाद वक्त खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, कब और कैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी? तो जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक थे। उसने सर्वप्रथम मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। उसे अंग्रेजों ने मृत्युदंड दिया था। उसके प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया? बहादुर शाह द्वितीय को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। उसके बाद है, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तात्या टोपे किनके सेनापति थे? नाना साहब के। इसी तरह से अगला प्रश्न है, नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये पलामू जिला झारखंड के थे। उसके बाद सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने काफ़ी मेहनत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? ज्योतिबा फुले। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हरविलास शारदा के प्रयास से बना शारदा कानून किससे संबंधित था? लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से। भोपाल की बेगम उन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए कहाँ विश्वविद्यालय खोले? तो अलीगढ़ में। सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालयों में प्रवेश कौन से दशक में हुआ? 1880 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नारायण गुरु किस क्षेत्र में सक्रिय थे? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के क्षेत्र में। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो ये हो जाएगा सत्य शोधक समाज की। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? हेनरी डिरोजियो ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महार जाति के थे। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन को कहाँ प्रस्तुत किए? ये हो जाएगा अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़े थे? सर सैयद अहमद खान। तांबा किस तरह का खनिज है? क्या हो जाएगा? तांबा एक धात्विक तथा अलोह खनिज है। झारखंड में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? झारखंड में लौह अयस्क जो है नोआमुंडी में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो झारखंड में अभ्रक का जो उत्पादन है मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में होता है। अधात्विक खनिज के उदाहरण दे। अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला आदि।
झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से लोहरदगा और गुमला में होता है। इन सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में लिखकर याद कर लेना है, इसी में से आपको एग्जाम में आने वाला है। झारखंड में तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो झारखंड में तांबा का उत्पादन जो है घाटशिला में होता है। झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है। कोयला किस तरह के ईंधन का उदाहरण है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है और इससे बने उत्पाद को भी काला सोना कह सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो ये हो जाएगा गैर परंपरागत स्रोत है। कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण नहीं करता है? तो हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। मणिकरण किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक सामग्री गोबर, रसोई अवशिष्ट आदि के विघटन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों से के सड़ने गलने से हुई है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये सभी इसके उदाहरण हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। तो यहाँ पे 2 जिला हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसको क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिन क्रियाओं से मनुष्य को आय होती है उन्हें कैसे क्रिया कहते हैं? तो वैसी क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कृषि इसके अंतर्गत आएगा, खनन आएगा और पशुपालन आएगा। कृषि कैसी क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है, ऊपर बताया अभी। उसके बाद उद्योग कैसी क्रिया है? ये उद्योग जो है द्वितीयक क्रिया है। बैंकिंग, यातायात, संचार, व्यापार आदि कैसी क्रिया के उदाहरण है? तो ये तृतीयक क्रिया हो जाएगा। चाय, कॉफी, रबड़ किस प्रकार की कृषि फसलें हैं? तो इसको रोपण फसल बोला जाता है। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी खेती कहते हैं? तो इस तरह की खेती को झूम खेती कहते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व की प्रमुख 2 खाद्य फसलें कौन कौन सी है? चावल और गेहूं। विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद जापान और उसके बाद श्रीलंका। कपास की खेती के लिए उपयुक्त महिला कौन सी है? चलिए यहाँ पे महिला लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए था मृदा यानी मिट्टी। उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो हो जाएगा काली मृदा। चलिए हो चुका है। उसके बाद है किस रेशेदार फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो पटसन को क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोला जाता है। 2 प्रमुख पेय फसल कौन से हैं? चाय और कहवा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस देश को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा भी कहा जाता है? ये हो जाएगा ब्राज़ील को कहा जाता है। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? तो हो जाएगा 57%। आर्थिक क्रियाएं जिन कितने प्रकार की होती है नाम लिखिए। तो आर्थिक क्रिया जो है आपको 3 तरह का होता है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। सभी का उदाहरण देख लीजिए। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया में कृषि आ जाएगा, द्वितीयक में उद्योग और तृतीय आर्थिक क्रिया में सेवा आ जाएगा। तो इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस देश का मानव संसाधन अधिक विकसित हो वह देश क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं? अधिक विकसित। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। एशिया और यूरोप में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो कुल मिला के 75% हो जाएगा। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है?
तो भारत का हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है? आप सभी जानते हैं 10 वर्ष पे होती है। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? तो ऐसे राज्य का नाम है नागालैंड। विश्व के सर्वाधिक घने बसावट वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य प्रतिक्रियाएं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास है। विश्व की जनसंख्या का कितना भाग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 भाग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। मानव कैसा प्राणी है? मानव कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति और समाज में कैसा संबंध है? व्यक्ति और समाज में अन्योन्य आश्रय संबंध है। चलिए अगला हो जाएगा, बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति का नाम है जिसमें कम उम्र में ही लड़के लड़की का शादी कर दिया जाता है। युवाओं में प्रचलित एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या बताएं। तो सबसे ज़्यादा नशा जो है युवाओं में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, एकाग्रता, स्मरण शक्ति एवं स्वनियंत्रण में कमी किसके कारण होती है? नशाखोरी के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो 21 वर्ष अब कर दिया गया है, पहले 18 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कानून लड़कों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो लड़का का भी 21 और लड़की का भी 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं। बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1986 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एक संगठित अपराध का नाम बताएं। तो मानव तस्करी ये हो जाएगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है 26 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, जन सुविधाओं की उपलब्धता की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? तो ये सरकार की होना चाहिए। शहरों में किस प्रकार पेयजल की आपूर्ति की जाती है? पाइपलाइन एवं टैंकरों से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किन के लिए किया है? तो ये किया है विधवाओं के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से। सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सी जन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता एवं सुविधा, आजीविका के अवसर। किस प्रकार की परियोजना से एक साथ कई लाभ मिलते हैं? इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखें। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम सुना होगा अपने, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो ये सभी कुछ प्रमुख योजनाओं के नाम है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पर लेकर के आएंगे, साइंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना।